हाँ तो हाय फ्रेंड्स, ये शॉर्ट नोट्स हैं फॉर द ब्रेटन साइकिल के लिए। जनरली ये एग्जामों के लिए यूजफुल हो जाते हैं, एग्जाम के पहले देखने के लिए। जनरली अभी से आप बनाना स्टार्ट कर दें तो एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होगा। सो आप देख सकते हैं सबसे पहले ब्रेटन साइकिल का ओवरऑल एनालिसिस है, ऑल फार्मूले हैं ब्रेटन साइकिल के ये यहाँ पर। तो सबसे पहले नंबर कंप्रेसर लगा होता है टरबाइन में, इसके बाद हमारा हीटर लगा होता है, अगला नंबर टरबाइन लगा होता है, इसके बाद हमारा इंटरकूलर लगा होता है। इसी बार पीवी डायग्राम आप यहाँ से आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होती है, ये देख लेते हैं। 1 से 2 प्रोसेस आइसेंट्रोपिक प्रोसेस हो जाती है, फिर इसके बाद 2 से 3 प्रोसेस हो जाता है, 3 से 4 हो जाता है। इसके ये हमारा ये टरबाइन हो जाती है, कंप्रेसर हो जाता है 1 से 2 कंप्रेसर, जिनमें से 3 से 4 प्रोसेस टरबाइन हो जाती है। इसी प्रकार सिमिलर टू टीएस डायग्राम है, जैसे जनरली आप याद रखने। एफिशिएंसी अब सिंपल एफिशिएंसी होती है, सिंपल एफिशिएंसी फॉर द ब्रेटन साइकिल के लिए 1 - 1/RB की पावर गामा -1/गामा। सिंपल अगला नंबर स्पेसिफाई फ्यूल कंजप्शन इक्वल टू मास फ्लो रेट ऑफ द फ्यूल डिवाइड बाय द पावर। तो मास फ्लो रेट ऑफ द फ्यूल इंटू होता है मास फ्लो रेट ऑफ द एयर इंटू डब्ल्यू नेट। जल्दी पावर इक्वल टू मास फ्लो रेट ऑफ द एयर इंटू डब्ल्यू नेट ही होती है। पावर किसी की पावर निकालनी तो मास फ्लो रेट ऑफ द एयर इंटू डब्ल्यू नेट हो जाती है। तो मास फ्लो रेट में स्पेसिफाई फ्यूल कंजप्शन, फ्यूल है तो इसलिए मास फ्लो रेट ऑफ द फ्यूल ऊपर होगा और ये नीचे हो जाएगा पावर का। नेक्स्ट इसके बाद फ्यूल कंजप्शन इक्वल टू 1/डब्ल्यू नेट इंटू एयर फ्यूल रेशियो भी हो जाता है। जनरली ये मास फ्लो रेट ऑफ द फ्यूल नीचे आ जाता है, नीचे आ जाएगा बस हो गए। तो ये मास फ्लो रेट ऑफ द फ्यूल नीचे आ जाएगा एयर के, तो हमारा एयर फ्यूल का रेशियो बन जाएगा। एयर फ्यूल का रेशियो मास फ्लो रेट ऑफ एयर अपॉन मास फ्लो रेट ऑफ द फ्यूल। स्पेसिफाइड फ्यूल कंजप्शन इक्वल टू 3600 डिवाइड बाय द एयर फ्यूल रेशियो इंटू डब्ल्यू नेट हो जाता है केजी पर किलोवाट इंटू हावर्स में। एयर रेट इक्वल टू हमारा हो जाता है मास फ्लो रेट ऑफ द एयर इंटू पावर वही। तो मास फ्लो रेट ऑफ द एयर इंटू मास फ्लो रेट ऑफ द एयर इंटू डब्ल्यू नेट। तो मास फ्लो रेट ऑफ द एयर डिवाइड दोनों कट जाएंगे इंटू डब्ल्यू नेट। तो 3600 केजी पर किलोवाट इंटू हावर्स में निकालना है तो 3600 डिवाइड बाई डब्ल्यू नेट हो जाएगा। बैक वर्क रेशियो इक्वल टू RBW कंप्रेसर वर्क डिवाइड बाई द टरबाइन वर्क हो जाएगा। तो वर्क रेशियो इक्वल टू आप डब्ल्यू नेट डिवाइड बाय द टरबाइन वर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद हमारा प्रेशर रेशियो फॉर द मैक्सिमम वर्क रेशियो डब्ल्यू नेट अपान होता है नेटवर्क, जो मतलब नेटवर्क आएगा मतलब टरबाइन वर्क माइनस कंप्रेसर वर्क, दोनों को मिला के नेटवर्क और डिवाइड बाय टरबाइन वर्क हो जाएगा। तो हमारे पास प्रेशर रेशियो फॉर द मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए तो RP मैक्सिमम इक्वल टू T मैक्सिमम अपान T मिनिमम की पावर गामा -1 हो जाएगा। तो T1 इक्वल टू T मिनिमम, T3 इक्वल टू T मैक्सिमम हो जाता है। ऑप्टिमम एफिशिएंसी इक्वल टू 1 - स्क्वायर रूट T1 अपान T3 हो जाता है। T2 इक्वल टू T4 स्क्वायर रूट T मैक्सिमम इंटू T मिनिमम हो जाता है। T2 इक्वल टू T4 पर निकालना है डायरेक्टली, तो T मैक्सिमम इंटू जियोमेट्रिक मीन हो जाता है T मैक्सिमम इंटू T मिनिमम हो जाता है। डब्ल्यू नेट मैक्सिमम निकालना है तो CP स्क्वायर रूट T मैक्सिमम माइनस स्क्वायर रूट T मिनिमम का स्क्वायर हो जाता है। RP ऑप्टिमम T मैक्सिमम अपान T मिनिमम की पावर गामा अपान 2 गामा -1 हो जाता है। RP ऑप्टिमम इक्वल टू स्क्वायर रूट हो जाता है RP मैक्सिमम। मैक्सिमम एफिशिएंसी फॉर द कार्नोट साइकिल के निकालना है तो 1 - T मिनिमम अपान T मैक्सिमम। मैक्सिमम एफिशिएंसी फॉर द कार्नोट साइकिल इक्वल टू 1 - T मिनिमम अपान T मैक्सिमम। नेक्स्ट इसके बाद हमारा नेक्स्ट T1 अपान T2 इक्वल टू P1 अपान P2 की पावर गामा -1 अपान गामा इक्वल टू V2 अपान V1, मतलब V फाइनल अपान V इनिशियल गामा -1 हो जाता है। ये जनरली फार्मूला आपको याद होना चाहिए क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट है ये फार्मूला, आपको लिए हो जाएगा हर एक क्वेश्चन में जनरली ये यूज हो जाता है पावर प्लांट के। सो नेक्स्ट इसके बाद हमारा इफ द प्रेशर रेशियो इंक्रीज हो जाएगा तो बट वर्क रेशियो सेम रहे। प्रेफर रेशियो हम इंक्रीज कर दें लेकिन वर्क रेशियो क्या रहे, सेम रहे। तो डब्ल्यू नेट इक्वल टू डब्ल्यू नेट फॉर द फर्स्ट के लिए इक्वल डब्ल्यू नेट फॉर द सेकंड के लिए। एफिशिएंसी फॉर द एक्चुअल फर्स्ट के लिए एफिशिएंसी फॉर द आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी कर देंगे तो डब्ल्यू नेट आ जाएगा बराबर एफिशिएंसी फॉर द एक्चुअल सेकंड के लिए इंटू एफिशिएंसी फॉर द आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी फॉर द सेकंड के लिए। अगला नंबर हमारा हो जाता है इफ द प्रेशर रेशियो फॉर द मैक्सिमम वर्क के लिए तो RP ऑप्टिमम प्रेफर रेशियो फॉर द ऑप्टिमम प्रेफर रेशियो इक्वल टू कंप्रेसर वर्क इंटू टरबाइन वर्क T मैक्सिमम अपान T मिनिमम की पावर गामा अपान 2 गामा -1। एक बात यहाँ पर याद रखना है कि कंप्रेसर वर्क टरबाइन वर्क क्वेश्चन में गिवन है तो आपको इसमें मल्टीप्लाई कर देना है, बस हो गया और कुछ नहीं करना। यदि मान लीजिए 2 स्टेजेस के लिए हो जाएगा प्रेफर रेशियो फॉर मैक्सिमम वर्क, यदि मान लीजिए 2 स्टेजेस कंप्रेसर, यदि मान लीजिए 2 स्टेजेस कंप्रेसर आपको दिख गया तो रेशियो विथ परफेक्ट इंटरकूलिंग के लिए तो हमारे RP ऑप्टिमम इक्वल टू एफिशिएंसी फॉर कंप्रेसर एफिशिएंसी टू टरबाइन एफिशिएंसी इक्वल टू T मैक्सिमम अपान T मिनिमम की पावर 2 गामा अपान 3 गामा -1 आप कर देंगे तो डायरेक्टली इसमें हो जाएगा। यन के लिए पूछा है तो यन मतलब स्टेजेस हो जाएँ, यन स्टेजेस कंप्रेसर रेशियो तो RP ऑप्टिमम इक्वल टू एफिशिएंसी फॉर द कंप्रेसर इंटू एफिशिएंसी फॉर द टरबाइन गुड T मैक्सिमम अपान T मिनिमम की पावर यहाँ पर यन हो जाएगा यन गामा अपान N + 1 गामा -1 हो जाएगा।
अध्ययन के लिए। कंबशन चैम्बर की बात करें थोड़ी सी इसमें, तो कंबशन चैम्बर में हमने बताया था कि ब्रेटन साइकिल में कंप्रेसर के बाद जो भी मतलब कंप्रेसर से एग्जिस्ट मटेरियल एग्जिस्ट टेम्परेचर, तो ये कंबशन चैम्बर होता है थर्ड प्रोसेस। कंप्रेसर के बाद कंबशन चैम्बर हो जाता है। तो कंबशन चैम्बर मास फ्लो रेट ऑफ द एयर, कंप्रेसर से एयर ही निकलेगी तो मास फ्लो रेट ऑफ एयर इंटू T2 इंटू कैलोरी स्पेसिफाइक ऑफ द एयर, स्पेसिफाइक ऑफ द एयर, तो CP ऑफ द एयर हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद मास फ्लो रेट ऑफ द फ्यूल, यहाँ पर कैलोरीफिक वैल्यू मिला देंगे और यहाँ पर आउट हो जाएगा T3 इंटू CPG मास फ्लो रेट ऑफ द एयर प्लस मास फ्लो रेट ऑफ द फ्यूल। डायरेक्टली आप याद रख सकते हैं। एनर्जी रिलीज्ड बाय द फ्यूल इक्वल टू क्या, इंथैल्पी राइज ऑफ द गैस, तो एनर्जी रिलीज्ड बाय द फ्यूल मास फ्लो रेट ऑफ द एयर इंटू CP ऑफ द एयर T2 प्लस मास फ्लो रेट ऑफ द फ्यूल इंटू कैलोरीफिक वैल्यू इंटू एफिशिएंसी फॉर द कंबशन चैम्बर बराबर मास फ्लो रेट ऑफ द एयर प्लस मास फ्लो रेट ऑफ द फ्यूल इंटू CP फॉर द गैस इंटू T3, CP ऑफ द वेपर, CP ऑफ द वेपर आप यहाँ पर करके इंटू T3 कर देंगे। तो इसके बाद हमारा ये जनरली फार्मूला यूज कर देते हैं। यदि मान लीजिए वेपर CP फॉर द एयर और CP फॉर द वेपर अलग अलग दिया है, इसका कंप्रेसर का अलग दिया और इसका क्या बोलते हैं ये टरबाइन का अलग दिया है वेपर। तो अब जनरली ये फार्मूला यूज कर लेंगे। यदि मान लीजिए सिमिलर है, CP ऑफ द एयर सिमिलर है, वेपर और एयर CP दोनों का सिमिलर है, तो आप डायरेक्टली ये फार्मूला याद कर सकते हैं। कैलोरीफिक वैल्यू इंटू एफिशिएंसी ऑफ द कंबशन चैम्बर मास फ्लो रेट ऑफ द एयर फ्यूल का रेशियो प्लस 1 इंटू CP इंटू T3 माइनस T2। ये डायरेक्टली आप जनरली आप याद कर सकते हैं। ये फिगर आपको याद रखना, इसके थ्रू ये दोनों फार्मूले आप आ जाएंगे। ओके, इनलेट माइनस एग्जिस्ट कर देना, ये मास फ्लो फ्यूल इनलेट हो रहा है, ये इनलेट हो रहा है, दोनों को इनलेट कर देना है, प्लस कर देना है, इक्वल ये माइनस हो जाएगा तो ऑलरेडी इक्वल कर देना इसको, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट इसका आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी की बात करें तो आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी अब पता ही चल गया होगा आपको कि TS होता है 1 से 2 प्रोसेस एंड 2S प्रोसेस 2 हो जाता है, एक्चुअल 2 हो जाएगा। फिर इसके बाद टरबाइन के बाद 3S से 3 हो जाएगा, यहाँ पर 4 आप कर सकते हैं। इसके बाद हमारा डायरेक्टली एफिशिएंसी ऑफ द कंबशन चैम्बर याद रख सकते हैं। आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी डिवाइड एक्चुअल IAS जैसे बनना होता है ना, IAS के लिए इंपॉर्टेंट होता है। हाँ, तो डायरेक्टली आप इसको फार्मूले को याद रख सकते हैं। एफिशिएंसी फॉर द कंप्रेसर IAS हमें बनना होता है, IAS के लिए इंपॉर्टेंट होता है, तो IAS I फॉर द I और A याद रखिए आप, आइसेंट्रोपिक अपॉन एक्चुअल IA हो जाएगा T2S माइनस T1 अपॉन T2 माइनस T1 हो जाएगा। टरबाइन के लिए इसी प्रकार AI जस्ट अपोजिट, कंप्रेसर का जस्ट अपोजिट टरबाइन हो जाएगा AI। ओके, AI आप, तो इसके T3 माइनस T4 अपॉन T3 माइनस T4S। रीजनरेटिव के लिए आप याद रख सकते हैं रीजनरेशन जो होता है ना, रीजनरेशन नॉट फॉर फीचर फॉर गैस टरबाइन का फीचर नहीं होता। इफेक्टिवनेस अथवा थर्मल रेशियो हो जाता है, डिग्री ऑफ रीजनरेशन हो जाता है, इफेक्टिवनेस इक्वल टू TA माइनस T2 अपॉन T4 माइनस T2 हो जाता है। ओके, तो याद रखना, देखिए इसको याद रखने का तरीका है TA पहले बार T2 TA और T3 4 और ये पहले बार में यहाँ तक ही चढ़ पाया, TA तक पहले बार कोई प्रयास किया तो यहाँ आधी दूर तक चढ़ पाया, तो TA माइनस T2 हो जाएगा। इसके बाद दूसरी बार प्रयास किया तो पूरा चढ़ गया, तो T4 माइनस T2 हो जाएगा डिवाइड बाई। इसके बाद आइडल रीजनरेशन साइकिल, तो एफिशिएंसी ऑफ द आइडल रीजनरेटिव इक्वल टू 1 माइनस T लोअर अपॉन T हायर इंटू RP की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा हो जाता है। बस T1 और T3 आपको T1 अपॉन T3 ऐड कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है बस एफिशिएंसी ऑफ द आइडल रीजनरेटिव साइकिल में, और कुछ नहीं करना। ओके, नेक्स्ट इसके बाद अगला हो जाता है इंटरकूलिंग के लिए। इंटरकूलिंग पर्पज में सबसे पहले नंबर पर हमारा ये 1 से 2 प्रोसेस में हमारा कंप्रेसर रहता है, तो ये 1 से 2 प्रोसेस कंप्रेसर की हो गई। 2 से 3 प्रोसेस में हमारा क्या हो जाएगा, इंटरकूलर, तो ये हमारा जनरली इंटरकूलर के लिए हो जाएगा। अगला नंबर 3 से 4 प्रोसेस में हमारी क्या हो जाएगी, कंप्रेसर 2, तो फिर से हमारा प्रेफर इंक्रीज हुआ है वॉल्यूम के साथ, तो हमारा क्या 3 से 4 प्रोसेस हो जाएगा हमारा, फिर से कंप्रेसर 2 हो जाएगा। जस्ट हमारे पास इसके बाद कंप्रेसर 2 के बाद फिर कंबशन चैम्बर, तो ये हमारा फिर कंबशन चैम्बर, फिर इधर टरबाइन 5 से 6 की प्रोसेस टरबाइन होगा। इसी प्रकार इसमें भी हमारा टरबाइन TS कर्व में, ये जनरली याद रखिएगा आप, इसमें कई बार पूछ लेता है क्वेश्चन, जैसा कि आपने पूछा था अभी कि इंटरकूलर के लिए PV डायग्राम में की लाइन कैसी बनती है कूलिंग के लिए, तो हमारे देख रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल लाइन की बनती है, उसमें ऑप्शन में था हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, पैराबोलिक, तो ये हॉरिजॉन्टल बनती है, इनको आप जनरली याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। TS कर्व में इसी प्रकार 1 से 2 प्रोसेस जनरली हो जाएगी इसी प्रकार, ये 1 से 2 क्या है, कंप्रेसर, तो हमारे पास ये कंप्रेसर होगा, ये इंटरकूलर, इसी प्रकार ओवरऑल प्रोसेस हो जाएगी इसमें भी। इफेक्ट ऑफ द इंटरकूलिंग, एक बात इसमें याद रखिएगा बस,
कंप्रेसर वर्क डिक्रीज होता है, टरबाइन वर्क सेम होता है, हीट सप्लाइड इंक्रीज, हीट रिजेक्टेड इंक्रीज, टरबाइन नेटवर्क इंक्रीज, मीन इफेक्टिव प्रेफर एडिशन जो होता है, टेम्परेचर मीन एडिशन से डिक्रीज होता है, टेम्परेचर मीन रिजेक्शन भी डिक्रीज होता है, मीन इफेक्टिव प्रेशर भी डिक्रीज, एफिशिएंसी भी डिक्रीज। तो इसमें जनरली सप्लाइड और रिजेक्टेड बस इंक्रीज होता है, नेटवर्क इंक्रीज तो होबे करेगा, नेटवर्क में तो कोई शंका ही नहीं कि इंक्रीज होने में, क्योंकि अगर नेटवर्क इंक्रीज नहीं होगा तो हम क्यों करेंगे इंटरकूलिंग, नेटवर्क तो इंक्रीज होना ही है, हीट सप्लाई तो इंक्रीज होबे करेगी, रिलेटिव इंक्रीज और सब जितने भी टर्म्स हैं आपको डिक्रीज हो जाएंगे, ये याद रखना है, बस हो गए। स्कोप ऑफ द रीजनरेशन से इंक्रीज एंड एज कंप्रेसर एग्जिस्ट टेम्परेचर डिक्रीज, है ना। तो स्कोप ऑफ रीजनरेशन इंक्रीज होता है यदि कंप्रेसर एग्जिस्ट टेम्परेचर क्या हो जाए, डिक्रीज हो। इसी प्रकार हमारा सिमिलर ये परफेक्ट इंटरकूलिंग, जब परफेक्ट इंटरकूलिंग हो जाता है तो T3 इक्वल टू T1 हो जाता है, पी इंटरमीडिएट प्रेशर जो होता है ना, स्क्वायर रूट ऑफ द जियोमेट्रिक मीन फॉर द P1 इंटू P2 हो जाता है, T4 इक्वल टू T2 के हो जाता है। कंप्रेसर वर्क फर्स्ट फॉर द कंप्रेसर वर्क सेकंड दोनों इक्वल हो जाते हैं। रीहीटिंग के लिए देखें तो रीहीटिंग के लिए पीवी डायग्राम ये वाला हो जाता है, तो पीवी डायग्राम इसी प्रकार रीहीटिंग के लिए भी इसी प्रकार सिमिलर टू प्रोसेस रीहीटिंग के लिए भी उसी प्रकार हो जाएगी। 1 से 2 हमारा प्रोसेस जो है तो कंप्रेसर हो जाएगा, 2 से 3 प्रोसेस हमारा हो जाएगा कंबसन चैम्बर फर्स्ट, एंड 3 से 4 में जो प्रोसेस हमारी हो जाएगी ना टरबाइन हो जाएगी। अब इसमें टरबाइन फॉर द फर्स्ट स्टेजेस, फिर इसके बाद फिर से हमारा क्या कर दे कंबसन चैम्बर 2 हो जाएगा, फिर इसके बाद टरबाइन हमारी हो जाएगी। तो इंक्रीज इन वर्क रेशियो, इतना हमारा इंक्रीज इन वर्क रेशियो आ गया आउटपुट टरबाइन में, जिस कारण से इसका फायदा। इसके बाद टीएस डायग्राम में भी इसको ये आपको याद रखना पड़ेगा, तो ये आप याद रखें टीएस डायग्राम। नेक्स्ट इसके बाद हमारा हो जाता है एन, तो 124 इंटू एफिशिएंसी अपान होता है नंबर ऑफ द पोल्स, निकालने का एक फार्मूला है, ये आरपीएम में निकल आएगा। इफेक्ट ऑफ द रीहीटिंग, तो कंप्रेसर वर्क इक्वल टू कांस्टेंट, इसमें जनरली हर एक चीज़ इंक्रीज होगी, बस 2 चीज़ ही डिक्रीज होगी। इसमें क्या, मीन इफेक्टिव प्रेशर डिक्रीज होगा, बस हो गया और कुछ नहीं, और सब इंक्रीज होगा। बस लास्ट क्वेश्चन, स्कोप ऑफ द रीजनरेशन इंक्रीज एंड टरबाइन एग्जिस्ट टेम्परेचर इंक्रीज। तो परफेक्ट इंटरकूलिंग में T5 इक्वल टू T3 हो जाता है, पी इंटरमीडिएट प्रेशर इक्वल टू स्क्वायर रूट P1 इंटू P5, T4 इक्वल टू T6 हो जाता है, टरबाइन वर्क फर्स्ट एंड टरबाइन वर्क सेकंड। ये सारी चीज़ें आपको याद रखना पड़ेगा जनरली। ये पूरा ओवरऑल एनालिसिस हो गया ब्रेटन साइकिल का न्यूमेरिकल। अब नेक्स्ट आगे हम न्यूमेरिकल करेंगे, ये तो ओवरऑल एनालिसिस हो गया। इनको आप शार्ट नोट्स में अपने ऐड कर लें। सो थैंक यू।